चिकनिंग आउट लिलित और लूसी ठीक हो गई और लित ने लूसी के माथे पर एक गर्म चुंबन दिया और उसे गले लगाया। मॉम, लित कहना चाहता था, मॉम, मैं इसे डाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना तो दूर, वो उसकी ओर देखने में भी शर्मिंदा था और पहले शब्द में ही हकलाने लगा। फुफुफु, लिलित ने हंसते हुए अपने पैरों को लित के चारों ओर लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया और उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। लित अपनी माँ की अचानक की गई हरकत से हैरान था और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हैक, अब कुछ नहीं करना चाहता था, ये बकवास करो, ये बहुत शर्मनाक है। माँ बहुत पागल है, वो मन ही मन रोया। उसे नहीं पता था कि अनुभवी लिलित के सामने वो सिर्फ एक शौकिया कुंवारी थी। निस्संदेह वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बाहर निकल जाएगा। लिलित ने अपने बेटे के जलते हुए चेहरे को देखा और हंसी। वह जानती थी कि उसका बच्चा उसके साथ अधिक घनिष्ठ होना चाहता था और वो उसे छूने के लिए तरसता था, लेकिन जब भी उसे मौका मिलता तो वो उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लिलित ने लित का चेहरा पकड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा और प्यार से पूछा, बेबी, क्या तुम इसे माँ के साथ करना चाहती हो? क्या आप अपनी माँ के साथ सेक्स करना चाहते हैं? एक बार जब आप उस रेखा को पार कर लेंगे तो वापस नहीं लौटेंगे। माँ ने बताया है ना, सेक्स प्रेमियों के बीच होता है और हम प्रेमी नहीं बल्कि परिवार हैं। यह वर्जित है। क्या आप वर्जित होने के बावजूद अभी भी इसे करना चाहते हैं? चिंता न करें, आप जो भी चुनें, माँ हमेशा हर चीज में आपका समर्थन करेगी। माँ तुमसे प्यार करती है। लिलित के चेहरे पर गर्मजोशी और प्यार के अलावा कुछ नहीं था जब वो आधी उससे पूछ रही थी और आधी उसे व्याख्यान दे रही थी। उसका पागलपन भरा पक्ष अब कहीं नजर नहीं आ रहा था और जो बचा था वो केवल मात्र पक्ष था जिसके पास अपने बच्चे के लिए प्यार और देखभाल के अलावा कुछ नहीं था। लित ने अपनी माँ के शब्द सुने जो उसके लिए प्यार और देखभाल से भरे हुए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। आखिरी क्षण में वो वास्तव में चकमा खा गया। अब वो विचार कर रहा था कि अब उसे क्या कदम उठाना चाहिए। वो लिलित की छाती से चिपक गया और अपनी माँ के बड़े स्तन के बीच आराम से लेट गया। जन्म के बाद से ही उसका दूसरा जीवन उसके दिमाग में चलने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसके पास वास्तव में दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। वो हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के उससे प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। ऐसा करने में उसका कोई स्वार्थ नहीं था और उसे बस थोड़ी सी उम्मीद थी कि उसके बच्चे भी उसे उसी तरह प्यार करेंगे जैसे वो उन्हें करती है। उसने इस बारे में बहुत सोचा और जानता था कि वह वास्तव में अपनी माँ को चाहता है। वो उससे बहुत प्यार करता था और अब उसे अपने साथ रखने की स्वार्थी इच्छा रखने लगा। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था और उसके साथ सब कुछ करना चाहता था। वो अपने जीवन की सभी पहली चीजें उसके साथ चाहता था। सबसे बढ़कर वो उसे सबसे अधिक चाहता था। उसने अपने दिल में फिर से कसम खाई कि वो उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा और वर्जित को चोदेगा। वो वही करेगा जो वह चाहता है और उसके साथ अधिक घनिष्ठ होना प्यार का एक रूप था जो वह चाहता था। ये ठीक होगा यदि वो इच्छुक नहीं होती और वो उसकी इच्छाओं का सम्मान करता और अब भी उससे उतना ही प्यार करता, लेकिन अरे, उसके पास ऐसा करने का मौका था, तो ऐसे अवसर को क्यों जाने दिया जाए? केवल एक मूर्ख ही अन्यथा सोचेगा। लिलित ने अपने बेटे की ओर देखा जो गहरे विचारों में था और उसे परेशान नहीं किया। वो उसके बालों को सहलाती रही और उसके जवाब का इंतजार करती रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चुनाव करता है, वो अब भी उससे उतना ही प्यार करेगी जितना वो उसके जन्म के बाद से करती थी। वो उसका बच्चा था और वो हमेशा उसका बच्चा रहेगा चाहे कोई भी बदलाव हो। उधर लूसी अपनी माँ की बातों से हतप्रभ थी। वो जानती थी कि यह वर्जित है लेकिन वे पिशाच थे।
वैम्पायर रेस में टैबू का कोई खास महत्व नहीं था। दरअसल, जितनी अधिक वर्जनाएं होंगी, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये जीवन में और अधिक मसाला जोड़ता है। कुछ करने की दोषी भावना केवल पागल पिशाचों को उत्तेजित करती है। लूसी ने सोचा था कि उसकी माँ पागल हो जाएगी और बेशर्मी से अपने ही बेटे का कौमार्य छीन लेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे कोई विकल्प देगी। उसकी माँ अभी भी स्वस्थ थी। अब उसे देखकर लूसी को एहसास हुआ, उसकी माँ वास्तव में पागल नहीं थी। जब भी संभव हो, वो उनका मजाक उड़ाना पसंद करती थी और जब उनकी भलाई के संबंध में कोई गंभीर बात आती थी, तो वो अपने सौम्य और प्रेमपूर्ण मातृपक्ष में वापस आ जाती थी। वो अपने दिल में एक बात जानती थी, उसकी माँ सबसे अच्छी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और महसूस करने लगी कि जब भी वह आए तो उसे अपनी माँ को अधिक प्यार देना चाहिए और उसके लिए एक अच्छी बेटी बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसने अपने प्यारे भाई की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। वो अपने भाई के कहे अनुसार चलेगी। यदि उसने अधिक अंतरंग होना चुना तो वह भी ऐसा ही करेगी, और यदि उसने सिर्फ एक सामान्य बेटा बनना चुना तो वह भी ऐसा ही करेगी। अब सब कुछ उस पर निर्भर करता है। लित ने अपना मन बना लिया। दुनिया खुद को बकवास कर सकती है, वर्जनाएं स्वयं बकवास कर सकती हैं। वो अपनी माँ को पूरी तरह अपने पास रखना चाहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार सब उसके पास हो। वो अपनी माँ और बहन दोनों को अपने और भी करीब चाहता था। वो स्वार्थी होगा और उसे वही मिलेगा जो वह चाहता है। लित को पिशाचों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कभी कभार ही बाहर जाता था या वैम्पायर मंचों को ऑनलाइन जांचता था। वो वास्तव में इस समय बहुत अतिरंजित प्रतिक्रिया दे रहा था। लित ने उग्र दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा। लिलित ने अपने बेटे की उग्र निगाहों को देखा और उसे लगा जैसे वो एक भेड़ थी जो एक बड़े बुरे भेड़िए द्वारा निगले जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो हंसी और चिढ़ाई, हे भगवान, कृपया अपनी इस बेचारी बूढ़ी माँ के साथ थोड़ा आराम करो। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ही उसे पता चल गया कि उसने अपना मन बना लिया है। वह जानती थी कि वो उससे इतना प्यार करता है कि वो निषिद्ध द्वारों को पार करने और निषिद्ध फूल को तोड़ने के लिए तैयार था, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो उसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही वो थोड़ी उत्तेजित हो गई और गीली होने लगी। अब उसे समझ आया कि वे पिशाच इतने पागल क्यों थे। इतना अनैतिक और वर्जित कार्य करना वास्तव में चीजों को और बढ़ा देता है। वे पागल पिशाच बिल्कुल सही थे। लूसी को भी उसकी प्रतिक्रिया से ही पता चल गया था कि वह क्या करने वाला है, और उसकी माँ के शब्दों ने इसकी पुष्टि कर दी। वो थोड़ा उत्साहित महसूस कर रही थी और इसका थोड़ा अनुमान भी लगा रही थी। वो उत्साहित और प्रत्याशित थी। किसी राजा रंग पिशाच के मन में अनैतिक और निषिद्ध वस्तुओं को देखकर ऐसे विचार आ रहे हैं? क्या वह भी अपनी माँ की तरह पागल थी? उसने मन ही मन सोचा। पिशाच वास्तव में ऐसे निषिद्ध कार्यों को करने से उत्साहित महसूस करते थे। यह उनकी जाति के जीन में था। उन्हें यूं ही सबसे पागलपन वाला नहीं कहा गया। लिलित पहले से ही काफी पागल थी और सेब पेड़ से नहीं गिरता, ये स्पष्ट था कि लूसी भी ऐसी भावनाओं को महसूस करेगी। लित ने अपनी माँ से ये कहने का पूरा साहस जुटाया था, हाँ माँ, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि उसकी माँ उसके मन को पढ़ सकती थी, उसने खुद ही उसके उत्तर की पुष्टि की और उसे फिर से चिढ़ाया। वो टमाटर की तरह लाल लग रहा था। माँ बहुत ज्यादा है, कम से कम मेरी बात तो सुनो। वो मन ही मन रोया। वह नीचे झुका और थोड़ा गुस्से में और अधिकतर शर्मिंदा होकर उसकी गर्दन काट ली। ओह! लित ने लिलित का खून चूसकर उसे थोड़ा उत्तेजित करना सुनिश्चित किया। कुछ सेकंड तक इसे पीने के बाद उसने घाव को चाटकर साफ किया और फिर से उसकी आंखों में देखा और प्यार और देखभाल वाले अंदाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ।
रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क समय मंत्र तारांकन एमसी पिछले जन्म में 19 साल का था जिसने अपनी उसी चेतना के साथ पुनर्जन्म लिया था। इस अध्याय को 13 वर्ष बीत चुके हैं, अतः वो अल्पवयस्क नहीं है। कृपया इस तथ्य के बारे में अवश्य जानें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। लित ने अपनी माँ की ओर देखा और अपने दिल की बात कही। चिराना भूल जाना, मुझे भी तुमसे प्यार है बेबी, लिलित ने लिलित से कहा। लित ने और समय बर्बाद नहीं किया। वो नीचे गया और निषिद्ध फूल को बेहतर ढंग से देखने के लिए लिलित के पैरों को अलग कर दिया। वो उस जगह को ध्यान से देख रहा था जहां उसे नहीं होना चाहिए था और वह जलने लगा। उसकी चूत को देखकर उसकी तीव्र इच्छा होने लगी, उसके पास ये होना ही चाहिए। केवल एक मूर्ख ही इतनी सुंदर चीज को जाने देगा। उसकी माँ उसकी थी और उसके पास वो सब कुछ होना चाहिए। वो लिलित से बहुत प्यार करता था, ठीक उसी तरह जैसे वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। हो सकता है कि उसने पुनर्जन्म लिया हो, लेकिन वर्तमान में लिलित का खून उसके अंदर दौड़ता था और उसका व्यक्तित्व उसके जैसा होना तय था। वो अपना लंड अपनी माँ की गीली चूत पर रगड़ रहा था, अपने बेटे के लंड को अपने निचले होठों को छेड़ते हुए महसूस करने के बाद लिलित उत्तेजना में थोड़ा कांप उठी। लित अंदर जाने ही वाला था कि रुको बेबी। लिलित ने उसे रोका और उठ बैठा। लित को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और उसने मुंह बनाकर कहा, अब क्यों रुकी? लिलित ने हंसते हुए कहा, माँ अपने पूर्ण विकसित बच्चे को अपने अंदर रखना चाहती हैं। लित को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। पूर्ण विकसित होने से उसका क्या तात्पर्य था? क्या उसे बड़े होने तक और वर्षों तक इंतजार करने की जरूरत थी? असंभव। यह उसके लिए संभव नहीं था। अपने शरीर की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए उसे कम से कम 10 वर्ष और चाहिए। वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सका। वो उसे बीच में ही रोकने वाला था, लेकिन तभी लिलित ने कुछ अप्रत्याशित किया और उसे हतप्रभ कर दिया। वो अपने अभी परिपक्व नहीं हुए लिंग को आकार में बढ़ता हुआ देख सकता था। वो बढ़ता ही जा रहा था और फिर कुछ सेकंड के बाद रुक गया। यह अब इतने आकार में था कि अनुभवी महिलाओं के ऊपरी और निचले मुंह से लार टपकने लगती थी और कुंवारी लड़कियां डर के मारे कांपने लगती थीं। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। लिलित एक सर्वांगीण जादूगर, एक शाब्दिक भगवान था। वो स्वाभाविक रूप से समय के आधार पर जादू कर सकती थी। उसने बस लित के दिख पर टाइम एक्सेलरेशन का जादू डाला और इसे जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक बड़ा कर दिया। फिर उसने एक जादू किया जिससे उसके शाफ्ट की उम्र बढ़ना बंद हो गया और उसके शरीर के साथ साथ उसकी उम्र तभी बढ़ना शुरू हुई जब उसका शरीर उस उम्र तक पहुंच गया जिसमें उसका शाफ्ट अब परिपक्व हो गया था। वे बाद में तालमेल बिठा लेंगे, इसलिए उसके शरीर में असंतुलन होने की कोई चिंता नहीं थी। लिलित द्वारा डाले गए मंत्र जटिल और परिष्कृत थे। समय त्वरण मंत्र एक बुनियादी मंत्र था जिसका उपयोग रैंक 1 के जादूगरों द्वारा किया जा सकता था, लेकिन वे इसे केवल कुछ सेकंड के लिए ही कर सकते थे और उन कुछ सेकंड में समय केवल लगभग 1 घंटे तक ही बढ़ता था। लिलित ने जादू कर दिया और कुछ ही सेकंड में समय लगभग 10 वर्षों तक बढ़ गया। वो दिखावे के लिए कोई महान पदवी नहीं थी। परिष्कृत बात ये थी कि उसने इसे एक निश्चित स्थान पर डाला। समय त्वरण मंत्र एक एओई मंत्र था। उसने एक और बुनियादी एओई जादू टाइम स्टॉप भी डाला। टाइम स्टॉप को रैंक 1 के जादूगर द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लिए समय को रोकेगा। दूसरी ओर लिलित ने इसे ढाला और अपने शाफ्ट पर रख दिया, जिससे शरीर के इस हिस्से तक पहुंचने और सिंक होने तक समय रुक गया। उसने ऐसा किया जैसे कि यह कोई मामूली बात हो। बेशक लित इस सब से अनभिज्ञ था और कुछ भी पूछने के लिए बहुत हैरान था। जादू कितनी सुविधाजनक चीज है, उसने मन में सोचा। अफसोस,
काश उसे पता होता कि उसकी माँ ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो कई लोग नहीं कर सकते थे। हालांकि मंत्र इस तरह जटिल थे, आकार बढ़ाने के अन्य तरीके भी थे, लेकिन लिथ को इसकी आवश्यकता क्यों थी जब लिलिथ देवी स्वयं यहाँ मौजूद थी। इस दुनिया के बाजारों में बहुत सी अजीब चीजें करने के लिए सभी प्रकार की विचित्र विधियां, तकनीकें, गोलियां और चीजें उपलब्ध थीं। जादू वास्तव में लोगों की कल्पना को उड़ान भर देता है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी। मॉम, टीटी दिस। लिथ के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो कुछ भी कहने में बहुत हैरान था और वो जो कहना चाहता था उसके बारे में हकला रहा था, और वो सब कुछ भूल गया जब लिलिथ ने उसकी ठुड्डी उठाकर उसे रोका और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में, जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पूरी तरह विकसित हो, अगर हम इसे मुझ में डालेंगे। मैं अपने बच्चे का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करना चाहता हूँ। यह मेरा भी पहली बार है, तुम्हें पता है बेबी, लिलिथ ने उससे धीरे से कहा और उसके होठों पर एक चुंबन दिया। लिथ फिर से अवाक रह गया। उसकी माँ की पहली बार, अरे हाँ, उन्होंने पहले भी अपने वजन होने को लेकर कुछ कहा था। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। तो क्या उसने अपना कौमार्य खोए बिना हमें जन्म दिया? क्या? कैसे? क्या यह वास्तविक भी है? वो अपने विचारों में खो जाने ही वाला था कि लिलिथ ने उसके माथे पर एक झटका मारा और उसे वर्तमान दुनिया में वापस ले आया। लिथ अपनी स्तब्धता से उठा और जैसे ही वो उससे कुछ पूछने ही वाला था, लिलिथ नीचे झुका और उसका लंड अपने मुंह में ले लिया। लिथ को अपने ऊपर बिजली का करंट दौड़ता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था, लेकिन अब वो सब भूल गया। लिलिथ ने अपने बेटे के लंड का स्वाद चखा और पिछली बार जब उसने पहली बार उसका स्वाद चखा, तो यह उसका सर्वकालिक पसंदीदा बन गया। दुनिया में दो पसंदीदा चीजें थीं जिन्हें वो अब चखना पसंद करती थी। उनमें से एक था उसके बेटे का उसके लंड और वीर्य का स्वाद, और दूसरा था उसकी बेटी का प्रेम रस। वो थोड़ी मुड़ी हुई माँ जैसी महिला थी। वो अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। लिलिथ ने स्वाद चखा और अपना सिर पीछे पीछे करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जीभ को अपने मुंह में उसके शाफ्ट के चारों ओर घुमाया। ऐसा करते समय उसने उसकी ओर देखा और पाया कि उसके बेटे के चेहरे पर परम आनंद का भाव था। वो ऐसा करना जारी रखना चाहती थी और उसके बीजों का स्वाद फिर से लेना चाहती थी, लेकिन रुक गई। वो केवल इसे चिकना करना चाहती थी ताकि वो इसे आसानी से उसमें डाल सके। उसके बीज दोबारा उसके मुंह में न आना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने ये सोचकर जाने दिया कि वो अंततः अपने प्यारे बच्चे के साथ एक हो सकती है। वो वापस लेट गई और अपने पैरों को एम आकार में बना लिया। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, हंसी और कहा, करीब आओ प्रिय और ध्यान से देखो। पिछली बार मैं इसे आपको नहीं दिखा सका, लेकिन अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लूसी थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर भी वो करीब आ गई। लिलिथ ने अपनी बेटी और बेटे को अंदर का अच्छा दृश्य दिखाने के लिए अपना एक हाथ अपनी चूत के होठों को फैलाया। आओ बेबी, माँ के साथ एक हो जाओ, लिलिथ ने लिथ से प्यार से कहा, जबकि उसका हाथ उसकी चूत के होठों को फैलाए हुए था। लूसी ने अपनी माँ की चूत की तरफ देखा जो खुली हुई फैली हुई थी। उसने उस छोटे से छेद को देखा जो सिकुड़ रहा था और शिथिल हो रहा था, जैसे कि जो आने वाला था उसके लिए उत्साहित हो। फिर उसने अपने भाई के लंड की ओर देखा जो बहुत फड़क रहा था, जैसे कि वो अंदर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसने फिर से अपनी माँ के छोटे छेद की ओर देखा और चिंतित हो गई और मन ही मन सोचा, क्या यह अंदर जाएगा? क्या वह ले पाएगी? फिर उसने दो उंगलियों से अपनी ही चूत को फैलाया और एक को अंदर डाल दिया और सोचा, अगर वह इसे डालेगा तो क्या मैं इसे अंदर ले पाऊंगी? मेरा आकार लगभग माँ के समान ही है, यदि नहीं तो बस थोड़ा सा छोटा।
लित ने अधिक समय बर्बाद नहीं किया और अपना लंड अपनी माँ की चूत में डाल दिया जो पहले से ही बहुत गीली थी। उसने सिरा अंदर डाला और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। आह! लिलित को अपना सिरा अंदर डालने से ही एक छोटा सा संभोग सुख हुआ। लित ने अपने लंड को और गहराई तक धकेला और बीच बीच में एक प्रतिरोध महसूस किया। उसने अपनी माँ की ओर देखा और उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि आगे बढ़ना ठीक है। उन्होंने अधिक समय बर्बाद नहीं किया और इसे एक ही बार में पूरा कर दिया। ओह! लिलित थोड़ा जोर से कराह उठी और जब उसका लंड उसके अंदर तक पहुंच गया और उसकी हाइमन टूट गई तो उसे कामोन्माद हो गया। यह उसे दर्दनाक लगा लेकिन उसे ये दर्द पसंद आया क्योंकि आखिरकार वह अपने बच्चे के साथ एक हो गई। ओह! लित अपनी माँ के अंदर बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहा था, लगभग आ ही गया। उसने इसे वापस पकड़ लिया लेकिन उसे ठीक होने दिया। उसने अपना लंड अंदर रखा ताकि उसकी चूत को उसके आकार की आदत हो जाए और थोड़ी देर बाद उसने जोर लगाना शुरू कर दिया। लूसी ने अपनी माँ की ओर देखा जो परमानंद में थी। वो सोच रही थी कि क्या यह उसे दर्दनाक या आनंददायक लगा। उसे अपनी माँ की चूत से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि अपने भाई के बड़े लंड को अपने अंदर पाकर उसे कैसा महसूस होगा। अब तुम चल सकती हो बेबी, लिलित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। लित ने सिर हिलाया और अपने कूल्हे हिलाने लगा। उसने उसके घुटनों का सहारा लिया और अपना लंड उससे बाहर सरकाना शुरू कर दिया और धीरे से फिर से अंदर धकेल दिया। उसकी माँ ने पहले तो उसे नम्र रहने के लिए कहा था और वो उसकी बातों का पालन कर रहा था। लिलित ने अपने बेटे के काम को देखकर संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और अब उसे धीरे धीरे पीट रहा था। फिर उसने अपना ध्यान उससे हटा लिया और अपनी बेटी की ओर देखा। वो उससे मुस्कुराई और बोली, काफी लग रही थी प्रिय। यहाँ आओ, माँ को एक चुम्बन दो। लूसी अपनी माँ की चूत को अपने छोटे भाई के लंड से फैलती हुई गौर से देख रही थी। वो इस तथ्य से आश्चर्यचकित थी कि इतना छोटा प्रवेश द्वार अभी भी इस बड़े राक्षस को अंदर समा सकता है। स्थानापन्न रानी का उसका सुंदर व्यक्तित्व अब खत्म हो चुका था और वो बहुत सारी जिज्ञासाओं वाली एक बिल्ली की तरह थी। जब उसने अपनी माँ की बातें सुनी तो वो अपनी दुनिया में थी। उसने उसके छेड़ने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और चुंबन के लिए आगे बढ़ गई। लिलित असंतोष में थोड़ा चिल्लाया, क्या उसके बच्चे उसके चिढ़ाने से प्रतिरक्षित होने लगे हैं? लूसी अपनी माँ के पास गई और उनके साथ हॉट किस करने लगी। लित ने अपनी माँ और बहन को एक भावुक चुंबन लेते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी कामेच्छा बढ़ गई है। वो और भी तेजी से धक्के लगाने लगा। मफ़ैम, मफ़ैम। लिलित ने अपने बेटे की बढ़ती गति को महसूस करते हुए अपनी बेटी के मुंह में दबी दबी कराह निकाली। लित ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और लिलित के स्तन को मसलना शुरू कर दिया। लिलित के खड़े हुए निपल से दूध निकलने लगा। लित अब लगभग अपनी सीमा पर था। वो और तेज चलने लगा। क्लैप, 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 क्लैप। जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई और मजबूत धक्के लगाए, उसका निचला क्षेत्र उसकी माँ की क्लैपिंग ध्वनि से टकरा रहा था। आ, आ, आ। लिलित ने चुंबन तोड़ा और कराहना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपने बेटे द्वारा पीटा जाना उसे इतना अच्छा लगेगा। फिर भी उसने इसका पूरा आनंद उठाया। लूसी अपनी माँ को चुंबन तोड़ते हुए देखकर नीचे गई और उसके निपल्स को चूसने लगी। उसने अपने दूसरे निपल को भींच लिया और दोनों स्तनों से खेलने लगी। लिलित को यह महसूस हुआ कि उसका बेटा लगभग वही है। उसकी हरकतों के साथ तालमेल बिठाने लगी। आ, बेबी, सी आओ, अंदर माँ, आ। लिलित कराह उठी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसकी बेटी उसके निपल्स से खेल रही थी और उसका बेटा उसे बेसुध होकर मसल रहा था। अब उसे शुद्ध परमानंद की अनुभूति हो रही थी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद लित तेजी से आगे बढ़ा। लिलित के अंदर कसक होने लगी। लित इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे एक आखिरी धक्का दिया और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उग्धा, ओह! लिलित ने अपनी पीठ झुकाई और अपने बेटे के गर्म वीर्य को अपनी चूत में महसूस करके कामोन्माद करने लगी। उसकी आंखें घूम गईं और वो अब 7वें आसमान पर थी। हफ़ हफ़ हफ़। दोनों जोर जोर से हांफने लगे। लूसी ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या ये बहुत अच्छा लगता है? वो अपनी माँ और भाई के चेहरे को देखकर जानती थी कि ऐसा हुआ है। उन दोनों के चेहरे पर शुद्ध आनंद का भाव था। वे ढह गए लेकिन फिर भी मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे थे। वह भी कोशिश करना चाहती थी लेकिन इसके लिए पूछने में बहुत शर्म आ रही थी। लित को बहुत अच्छा लगा। यह एक स्वर्गीय अनुभूति थी और अपनी माँ के साथ ऐसा करने से उसमें वर्जित तत्व का मिश्रण हो गया, जिससे उसका आनंद और भी बढ़ गया। लिलित ठीक हो गई और प्यार भरी मुस्कान के साथ अपने बेटे की ओर देखा। वो अब पहले से कहीं अधिक अपने बच्चे के करीब थी। उसने उसके माथे पर एक चुंबन दिया और उसके बालों को सहलाया और उसके ठीक होने का इंतजार किया। वो महसूस कर सकती थी कि उसका लंड अभी भी उसकी चूत के अंदर है, हालांकि वो अब ढीला हो गया था और कभी भी बाहर आ सकता था। वो अपनी और अपने बेटे दोनों की चूत से वीर्य टपकता हुआ महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर बाद लित ठीक हो गया। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसकी माँ अपनी उसी पुरानी प्यार भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही है। वो आगे बढ़ा और उसके होठों पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। फिर वो मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ। पिछले जीवन और इस जीवन के कारण उसमें जो थोड़ी बहुत परिपक्वता थी, वो सब अब खत्म हो चुकी थी। वो अब उसके एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने सोचा कि उसे अब उसके सामने कठोर या परिपक्व अभिनय नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, अपनी माँ के सामने वो एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए उसके सामने परिपक्व रुख अपनाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। लित ने जो सोचा वो सच था। वो लित और लूसी दोनों को अपने बच्चों के रूप में सोचती थी और उसने बहुत कोशिश की थी कि वे उसके सामने परिपक्व न हों। वो चाहती थी कि उन्हें विश्वास हो कि वे उसके सामने स्वतंत्र और बेलगाम हो सकते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। लूसी ऐसा ही करने में कामयाब रही थी। हालांकि वो एक स्थानापन्न रानी थी। अपनी माँ के सामने वो एक बच्चे की तरह व्यवहार करती थी जो अपनी माँ द्वारा लाड़ प्यार करना चाहता था। लित बहुत पहले अपनी माँ द्वारा बिगाड़े जाने से बचता था क्योंकि उसके मन में वह सोचता था कि वह काफी परिपक्व हो गया है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था और उसने मन के एक कोने में सोचा कि वो खुद को छोड़ देगा और बिगड़ जाएगा। उसकी माँ द्वारा अब सारी बाधाएं टूट गईं और पहली बार उसे अपनी माँ के सामने एक बच्चे की तरह महसूस हुआ और उसने अपना असली अभिनय करना शुरू कर दिया। यानी एक बच्चा जो अपनी माँ से लाड़ प्यार करना चाहता था। उसने अपनी माँ के सामने सारी परिपक्वता त्याग दी। अब केवल 2 ही लोग थे जिनके सामने वह ऐसा कर सकता था और वे थीं उसकी माँ और बड़ी बहन। मुझे भी तुमसे प्यार है बेबी। लिलित मुस्कुराया और प्यार से उसके होठों को चूम लिया। प्रेम निःसंदेह मात्र प्रेम है। अरे, क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे प्यार नहीं किया जाता? लूसी ने मजाक किया और प्यारा सा मुंह बनाया। लिलित अपनी बेटी के मजाक पर हंस पड़ी। लित ने अपनी बहन की ओर देखा और मुस्कुराया। वो उसके करीब गया और उसे कंधे से पकड़ लिया। उसने उसे अपनी माँ के पास धकेल दिया, बुरी तरह मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, बड़ी बहन। मुझे तुम्हें थोड़ा प्यार दिखाने दो। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क। इनोसेंट तारांकन लूसी ने कुछ नहीं कहा और शर्मा गई।
लूसी ने अपना चेहरा एक तरफ घुमाया और अपनी माँ की ओर देखा और थोड़ा गुस्से से बोली, माँ, देखो तुमने मेरी प्यारी छोटी लित के साथ क्या किया है। वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहा है और बेशर्म होता जा रहा है। लिलित हंसी और अपनी बेटी के गालों पर चुटकी लेते हुए बोली, फू फू फू। क्या ऐसा है, क्या तुम भी वैसी ही नहीं हो प्रिय? हूँ, ऐसा कैसे, मैं बहुत मासूम हूँ। लिलित ने लूसी का चेहरा पकड़ा और उसे चूमा। लिलित ने उन्हें चकित दृष्टि से देखा। थोड़ी देर बाद लिलित ने चुंबन तोड़ दिया। वो खिलखिला कर बोली, देखा मेरे प्रिय, तुम निर्दोष होने की सीमा पार कर चुके हो। लूसी ने शर्मा कर अपना चेहरा अपनी माँ की छाती में छुपा लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है माँ, जब तक मैं जवाब न दूं, आप मुझे जाने नहीं देंगे। वो मन ही मन रो पड़ी। उसने फिर भी अपना बचाव किया और स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि उसे इसमें आनंद आया। लिलित अपनी बेटी के व्यवहार पर हंसी। लित भी उसके साथ हंसने लगा। बड़ी बहन, क्या हम ये कर सकते हैं? लित ने अपनी बहन से पूछा। अपने भाई की बात सुनकर लूसी और अधिक शर्मा गई। निस्संदेह वो ऐसा कर सकता था। वो इतनी मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक बात क्यों पूछेगा? वो कुछ नहीं बोली और बस अपनी माँ की गोद में छिपते हुए अपने पैर थोड़े से फैला दिए। लिलित अपनी बेटी की प्रतिक्रिया पर हंसी। उसने उसे एक हाथ से गले लगाया और लित तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए अपने दूसरे हाथ का उपयोग करके अपने पैरों को और अधिक फैलाया। लित नीचे झुका और प्रशंसा से अपनी बहन की खूबसूरत चूत को देखा। उसने उसकी जंगली गंध का स्वाद लिया। इसने उसे तुरंत उत्तेजित कर दिया। उसने उसकी चूत को थोड़ा चाटा और सुनिश्चित किया कि वह गीली हो जाए। जब लूसी ने अपने छोटे भाई की जीभ को अपने ऊपर महसूस किया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह काफी गीला है, लित उठा और अपना लंड उसकी गीली चूत पर रगड़ने लगा। लूसी घबराहट में थोड़ा कांप उठी। लिलित ने अपनी घबराई हुई बेटी की ओर देखा और धीरे से उसके बालों को सहलाया और कहा, ये ठीक हो जाएगा प्रिय, चिंता मत करो। उसने उसे शांत करने के लिए उसके माथे को चूमा। वो अपनी माँ के आलिंगन से दूर हो गई और अब अपने छोटे भाई की ओर देखने लगी। जब वो उसका कौमार्य छीनने वाला था तो वो दूसरी ओर देखना नहीं चाहती थी। लित ने अपनी नोक को थोड़ा अंदर डाला और वो लूसी को थोड़ा कांपता हुआ महसूस कर सका। वो नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घबराई हुई थी, डरी हुई थी या उत्साहित थी, लेकिन ये देखते हुए कि कैसे उसने उसे नहीं रोका, वह आगे बढ़ता रहा। उसे प्रतिरोध महसूस हुआ और फिर उसने लूसी की ओर देखा और उससे जवाब चाहा कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लूसी ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसके लिए आगे बढ़ना ठीक है। लित ने बिना देर किए अपने लंड को और गहराई तक धकेल दिया। ओह! लूसी ने अपने होंठ काटे और दर्द सहन किया। लिलित ने अपनी बेटी की ओर देखा और धीरे से उसके माथे को चूमा और उसके चेहरे को सहलाकर उसे दर्द सहने में मदद की। लित पूरी तरह से उसके अंदर चला गया और उसके आकार के अनुसार समायोजित होने के लिए उसके अंदर का इंतजार करने लगा। वो नीचे झुका और उसके होठों पर चूमा। लूसी ने उसे वापस चूमा। तभी लूसी को अपने मुंह के प्रवेश द्वार पर एक नर्म चिपचिपी चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और उसे अंदर जाने दिया। अपने छोटे भाई की जीभ को महसूस करते हुए वह उससे भयंकर लड़ाई करने लगी। लिलित ने बगल में अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ घूमते हुए देखा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस उन्हें प्यार से देखा। लित को यह महसूस हुआ कि वो उसके आकार में समायोजित हो गई है और उसने धीरे से अपने कूल्हों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। लूसी उसके धक्के महसूस करने के बाद थोड़ा कराह उठी।
फिर लिलित ने अपनी बेटी के निपल्स को भींचा और उसकी गर्दन पर काटा और उसका खून चूसना शुरू कर दिया। ओह! लूसी पहले से कहीं अधिक विलाप करने लगी। लित को महसूस हुआ कि उसका लंड उसकी बहन की चूत के अंदर दब रहा है। फिर भी वो जोर लगाता रहा। आ आ आ लिलित उसकी गर्दन से खून चूसती रही और यह सुनिश्चित किया कि वो उत्तेजना के चरम पर थी। कुछ मिनटों के बाद लित इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो और तेज तेज धक्के मारने लगा। आ आ आ लूसी और भी जोर जोर से कराहती रही। आ लित आ आओ मैं अंदर। आ लित तेजी से आगे बढ़ता रहा और 2 मिनट के बाद आह लूसी ने अपनी पीठ झुकाई और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और लित के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गईं और लित को लगा कि उसका दिमाग इसके लिए खाली हो गया है। दूसरी बार वो उस पर टूट पड़ा। लूसी अभी 7वें आसमान पर थी। उसे अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसे भी अपनी माँ की तरह महसूस हुआ कि वो अपने प्यारे भाई के और भी करीब आ गई है। लित ने भी यही भावना साझा की। वह खुश था कि उसने अंतिम क्षण में हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ और बहन के साथ ऐसा करने का निर्णय लिया। वो पहले से कहीं अधिक अब उनके बहुत करीब महसूस करता था। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह जानता था कि उसे यह एहसास नहीं होता। लिलित ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अपने बच्चों की ओर देखा। वह भी लित और लूसी की तरह ही महसूस करती थी और महसूस करती थी कि उसके प्यारे छोटे बच्चे अब पहले से कहीं अधिक उसके करीब थे। लूसी ठीक हो गई और उसने अपने टूटे हुए छोटे भाई को देखा जो अभी भी ठीक हो रहा था। वह भी अपनी माँ की तरह उसके बालों को सहलाने लगी और प्यार से उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने बगल की ओर देखा और देखा कि उसकी माँ उन दोनों की आंखों में प्यार और गर्मजोशी से देख रही है। वो आगे बढ़ी और उसका माथा चूम लिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है बेबी। लिलित ने लूसी से कहा और उसका माथा चूम लिया। लित ने ठीक होकर अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बड़ी बहन। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया। लूसी मुस्कुराई और उसके माथे को चूम लिया। वो उठा और जब उसने अपना लंगड़ा लंड अपनी बहन की चूत से बाहर निकाला तो उसके प्रेम रस के साथ कुछ वीर्य बाहर निकल गया। लित ने इस दृश्य को संतुष्टि से देखा। लूसी ने अपने निचले क्षेत्र को रगड़ा जहां उसे लगा कि गर्म वीर्य अभी भी अंदर है और उसने अपनी माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, मैं गर्भवती तो नहीं हो जाऊंगी? फुफुफु, नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने हम दोनों पर एक सुरक्षात्मक मंत्र डाला है, इसलिए आप गर्भवती नहीं होंगी। बेशक अगर तुम चाहो तो मैं इसे हटा दूंगा। नहीं, माँ। मैं अभी उपस्थित नहीं होना चाहता। मंत्र के लिए धन्यवाद, लूसी ने कहा और लिलित को उसके होठों पर चूम लिया। लित समझ गया कि लिलित द्वारा उसे साफ करने और सुखाने के लिए सफाई का जादू, यानी हवा, पानी और आग लगाने से उसकी दोनों महिलाओं को कोई परेशानी क्यों नहीं हुई। बच्चे उसके आलिंगन में आ गए। उसने लित को एक तरफ से पकड़ लिया और लूसी को दूसरी तरफ से। वे दोनों उसके निपल्स को पकड़कर उसके दूध चूसने लगे। उसने उनके बालों को सहलाया और उन्हें प्यार से देखा। धीरे धीरे लित और लूसी भी सो गए। आज वह थका हुआ था। पहले वह जाग रहा था, फिर प्रशिक्षण। उसने अपनी माँ और बहन के साथ एक चक्कर लगाया। वह बहुत थका हुआ था। उसका 13 साल का शरीर पहले से ही अधिकतम क्षमता पर इस्तेमाल किया गया था। वह तुरंत सो गया, अंतिम माथा चूमा और उनके साथ सो गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क क्वींस डिस्ट्रिक्ट एवनाइट सिटी, नाइटिंगेल। यह महल लगभग 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। महल में वो सब कुछ था जिसके बारे में कोई सोच सकता है। महल के बीच में रानी का क्वार्टर था जो 1 किमी 2 के क्षेत्र में फैला हुआ था,
जो कुल मिलाकर 10वें क्षेत्र पर कब्जा करता था। रानी से जुड़े 2 अन्य क्वार्टर भी थे जो रानी के बच्चों के लिए थे, लेकिन वे खाली थे। महल के चारों ओर कोई दीवार नहीं थी। ये सुनिश्चित करना था कि इसकी सुंदरता खराब न हो सके। महल से रानी के जिले तक चट्टान से नीचे जाने के लिए सड़कें थीं। पहले रानी का जिला एक जंगल था जो महल और जिले को अलग करता था। ये गहरे गुलाब का जंगल था, जिसका नाम इसमें साल भर उगने वाले गहरे गुलाब के विशाल खेतों के नाम पर रखा गया था। जंगल बहुत बड़ा था, इसमें कई जादुई जानवर भी रहते थे। जंगल 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। रानी का जिला 50,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में था, जिसमें 2 बड़े अखाड़े थे जो 10,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले हुए थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह अटूट है, वे उच्चतम श्रेणी के जादुई चक्रों से सुसज्जित थे। निस्संदेह, जादुई चक्रों के माध्यम से उन दोनों अखाड़ों को मिलाकर एक बड़ा अखाड़ा भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार उन्हें भी छोटे छोटे अखाड़ों में विभाजित किया जा सकता है। आमतौर पर पूरे वर्ष एक अखाड़े को 1000 किमी 2 के 10 छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्रतियोगिताएं मनोरंजन के उद्देश्य से या केवल ये सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती थीं कि प्रत्येक रैंक में सबसे मजबूत पिशाच कौन है। सबसे मजबूत वैम्पायर प्रतियोगिताएं अलग अलग रैंकिंग के लिए अलग अलग अंतराल में आयोजित की गईं। रैंक 5 और उससे नीचे के लिए ये हर साल था। सेंट रैंक और उससे नीचे के लिए ये हर दशक था। किंग और हाफ किंग रैंक के लिए ये हर 25 वर्ष में होता था। आधे सम्राट पद के लिए ये हर 50 वर्ष में होता था। अंत में सम्राट रैंकों के लिए ये हर 100 साल में होता था। केवल सम्राट रैंकों के बीच लड़ाई के दौरान ही दोनों अखाड़े शामिल हुए थे। शाही परिवार के उपयोग के लिए एक अखाड़ा हर समय खाली छोड़ दिया जाता था। शाही परिवार, यदि चाहे, तो एक ही समय में दोनों का उपयोग करने के लिए सभी को दूसरे क्षेत्र से बाहर कर सकता था। जो लोग बाहर हो जाएंगे उनका कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाएगा। किसी ने भी शाही फरमान का खंडन करने का साहस नहीं किया। बेशक ऐसा ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि लिलिथ को प्रशिक्षित करने की जरूरत नहीं थी और लूसी अब तक केवल किंग रैंक थी, इसलिए 10,000 किलोमीटर 2 का क्षेत्र उसके लिए पहले से ही काफी बड़ा था। जहां तक लिथ की बात है, वो सिर्फ रैंक 1 पर है। रानी के जिले में अखाड़े के अलावा कई मनोरंजक स्थान थे, मुख्य रूप से शाही परिवार के मनोरंजन के लिए, लेकिन लोग समय समय पर भारी कीमत चुकाकर उन्हें देख सकते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कीमत बड़ी थी कि कम लोग आएं और यह भी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र जितना संभव हो उतना खाली छोड़ दिया जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यदि शाही परिवार का दौरा होगा तो यह उनके लिए असुविधाजनक नहीं होगा। रानी के जिले में कई उच्च स्तरीय लग्जरी दुकानें, होटल और रेस्तरां भी थे। कई लोग स्वाद लेने और विभिन्न विलासितापूर्ण और विदेशी चीजों को खरीदने के लिए इन स्थानों पर गए। यहाँ आधी किंग ग्रेड और उससे ऊपर की कलाकृतियाँ बेची गईं। निम्नतम श्रेणी की कलाकृतियाँ संत श्रेणी की थीं। कई रईस हर महीने रानी के जिले का दौरा करते थे और कई आम लोग भी ऐसा करते थे, अगर वे उस जिले में प्रवेश करने के लिए कीमत चुका सकते थे। वे रईस विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेने या चीजें खरीदने के लिए आते थे। आम लोग बहुत अमीर नहीं थे और कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाने और घूमने फिरने और अपनी रानी को देखने की उम्मीद में आते थे। रानी के जिले के चारों ओर दीवारें थीं जो निगरानी जादू मंडलों से सुसज्जित थीं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यदि कोई उनके पास से गुजरे तो इससे गार्डों को खतरा हो जाएगा। उनके बीच से गुजरने के लिए किसी को एक नीलम सिक्का का भुगतान करना पड़ता था और वो एक दिन के लिए रानी के जिले में रह सकता था। फिर उन्हें एक बैज दिया गया जिसमें उनके नाम थे और उसके नीचे समय लिखा था। समय दिन, घंटे, मिनट,
सेकंड प्रारूप में था और एक बार यह खत्म हो जाएगा, लोगों को जिले के बाहर टेलीपोर्ट किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए भी दिया गया था कि कौन प्रवेश करता है और निगरानी के रूप में कार्य करता है ताकि कोई भी अतिक्रमण न करे और परेशानी न पैदा करे। अधिक दिनों तक रहने के लिए कोई भी पास की किसी भी दुकान में पैसे देकर अपने बैज को रिचार्ज कर सकता है। एक और दिन रुकने के लिए एक और नीलम सिक्के की आवश्यकता थी। यदि प्रवास अधिक समय तक रहता तो छूट दी जाती थी। 1 सप्ताह के प्रवास के लिए किसी को प्रवेश द्वार पर भुगतान करने के अलावा केवल 3 नीलम सिक्कों का भुगतान करना होगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो कोई भी जिले का दौरा करे कम से कम 4 नीलम सिक्कों का भुगतान करे। 1 महीने के प्रवास के लिए उन्हें 10 नीलम सिक्के देने पड़े। ये सस्ता था क्योंकि जो लोग 1 महीने तक रह सकते थे वे पूरे महीने सड़कों पर नहीं रह सकते थे। उन्हें होटल या किसी अन्य दुकान में रहना पड़ता था। गश्ती गार्ड हर जगह ये जांचने के लिए थे कि कोई भी बिना बैज के नहीं घूम रहा है और लोग सो नहीं रहे हैं या सड़कों पर नहीं रह रहे हैं। पहले भी ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जब लोगों ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि उन्हें अपनी रानी को देखने का मौका मिल सके। इस प्रकार कीमतें अधिक थीं और गश्त सख्त थी। शाही परिवार ने कभी भी रानी के जिले का ज्यादा दौरा नहीं किया। एक कारण ये था कि लिलित को कोई दिलचस्पी नहीं थी और दूसरा ये था कि लूसी बाहर साहसिक कार्य कर रही थी और उसने खुद को एवनाइट शहर तक सीमित नहीं रखा था। लिलित को महल में ही प्रशिक्षण दिया गया, इसलिए उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तक रानी का जिला, जो कि कम आबादी वाला माना जाता था, वास्तव में गतिविधियों से भरा हुआ था और खचाखच भरा हुआ था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। रॉयल सवेंस ये घनी तरह से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई कुलीन कुलों ने इसका दौरा किया था। उन रईसों को ये कहते हुए निमंत्रण भेजा गया था कि शाही परिवार में एक नया सदस्य आया है और वह अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करेगा और इस प्रकार उन्हें रानी के जिले में 3 दिनों के लिए मुफ्त में रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे इन 3 दिनों में रानी के जिले के विशिष्ट बॉलरूम में लाइव स्ट्रीम देख सकते थे। उच्च पदस्थ रईसों को भोज के लिए सीधे शाही महल में आमंत्रित किया जाता था। भोज केवल 1 दिन के लिए होगा और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लिलित को घर में बहुत सारे बाहरी लोग पसंद नहीं हैं। एक निश्चित समय में पूरे महल का प्रबंधन करने वाले केवल 100 लोग ही थे। उन्हें सफाई जैसे छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह जादू के घेरे और महल के अल्केमिकल जीवन द्वारा किया जाता है। अल्केमिकल जीवन को ड्रेउन कहा जाता था। इसने महल को साफ रखा, आने वाले लोगों को सूचित किया और महल की सुरक्षा का आह्वान भी किया। ड्रून शायद सबसे बेकार अल्केमिकल लाइफ थी क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ज्यादा काम नहीं था। उन्हें महल की सुरक्षा का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति इस पर हमला नहीं कर सकता था और इसकी सुरक्षा में मजबूत लोग भी थे और इसके अंदर अपने आप में सबसे मजबूत अस्तित्व था। इसके अलावा वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था और इस तरह वो अंदर के मालिकों को सूचित भी नहीं कर सका। इसका एकमात्र काम महल को साफ रखना था। यह अपने आकाओं को सीधे सूचित भी नहीं कर सका। रानी के क्वार्टर में रुकी थी और अल्केमिकल लाइफ को इसके अंदर झांकने की अनुमति नहीं थी। ये जरूरत पड़ने पर ही परिधि के आसपास की नौकरानियों को सूचित कर सकता था और यह बहुत दुर्लभ था। कुल मिलाकर यह सबसे बेकार था और कभी कभी अंदर नौकरानियों और नौकरों से बात करते करते समय बीत जाता था। शुक्र है, अल्केमिकल जीवन जीवित प्राणी नहीं थे। वे जादुई दुनिया के आई की तरह थे। इस प्रकार यह मौत तक बोर नहीं होगा। महल में नौकरानियां और बटलर इस समय केवल 100 थे और सभी बहुत शक्तिशाली थे। एक नौकरानी और एक बटलर थे जो सम्राट रैंक के थे, 5 जो आधे सम्राट रैंक के थे और 35 जो राजा रैंक के थे और बाकी वर्तमान में आधे राजा रैंक के थे।
जब लिलित रानी बन गई तो उसने व्यक्तिगत रूप से उनका पालन पोषण किया था और वो ऊब गई थी और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। सेवक उसका हृदय से आदर करते थे और जीवन भर उसकी सेवा ही करते रहे। निस्संदेह वे उसकी सेवा के लिए पाली में जाते थे और एक निश्चित अवधि के लिए साहसिक कार्य या छुट्टियों पर बाहर जाते थे। लिलित को इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि जब तक महल अच्छी तरह से रखा हुआ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार नौकरों ने आपस में बैठक की और निर्णय लिया कि हर 25 साल में वे 5 साल के लिए छुट्टियों पर बाहर जाएंगे। कुल मिलाकर 200 लोग थे जिन्हें लिलित ने पाला था और 4 सम्राट रैंक के थे और 10 आधे सम्राट रैंक के थे। 70 राजा रैंक के थे और बाकी आधे राजा रैंक के थे। 200 में से वर्तमान में केवल आधे ही महल का प्रबंधन कर रहे थे क्योंकि बाकी आधे छुट्टी पर थे। हर 25 साल में आधा बाहर जाता था और 5 साल बाद वापस आता था और फिर अगला जत्था बाहर जाता था और फिर वापस आता था। इसलिए कुछ वर्षों तक महल की सेवा में केवल 100 लोग थे। उन कुछ वर्षों में से एक अब हुआ, लेकिन जैसे जैसे भोज निकट आ रहा था, अन्य नौकरों ने अपने स्वामी को बताए बिना संदेश भेजकर उन लोगों को वापस बुला लिया जो छुट्टियों के लिए बाहर गए थे और वे लोग कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। लूसी के आदेश के अनुसार वैम्पायर समाज में सबसे अधिक योगदान देने वाले विस्काउंट कुलीन घरों और राजा रैंक की नौकरानियों और बटलरों द्वारा सभी 5 काउंट घरों को निमंत्रण भेजा गया था। लिलित ने केवल लित के साथ समय बिताया और भोज का सारा काम लूसी को करना पड़ा। सारा काम अपने ऊपर डालने के लिए उसे अपनी माँ से नफरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करती थी और उसकी खुशियों का ख्याल रखती थी। यदि उसकी माँ अपने छोटे भाई के साथ रहकर खुश होती, तो वो खुशी खुशी उसे आज़ाद कराने के लिए सारा काम अपने ऊपर ले लेती। अब तक पदानुक्रम में सर्वोच्च केवल काउंट्स थे और कोई ड्यूक या डचेस नहीं थे क्योंकि लिलित ने सभी ड्यूक और डचेस कुलों को नष्ट कर दिया था। जब लिलित ने वैम्पायर किंग को मार डाला और उसका स्थान ले लिया, तो कुछ ड्यूक और डचेस कुलों ने विरोध किया और लिलित को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये कमजोर लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वह नाराज हो गया और इस तरह सभी ड्यूक और डचेस कुलों और लगभग सभी को नष्ट कर दिया। कुलीन कुल जिन्होंने विपक्ष का समर्थन किया। इस प्रकार आधे कुलीन लोग ऐसे ही चले गए और उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा और अब तक उच्चतम केवल गिनती तक ही थे। हालांकि कुलीन वर्ग अब ठीक हो गया था, लिलित वास्तव में अपने खिताबों को अपग्रेड करना भूल गई थी क्योंकि वह साहसिक कार्य करने और अपने दोस्तों की मदद करने और गर्भावस्था के कारण आराम करने और अपने बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त थी। इस प्रकार ये भोज वह भी होगा जहां कुलीनों को उनकी स्थिति के साथ उन्नत किया जाएगा और पिशाच समाज में एक नई विरासत मौजूद होगी। दूसरों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही उन्होंने सभी पिशाचों का सफाया कर दिया, लिलित को कोई परवाह नहीं होगी और उन्हें रहने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी ने भी ऐसा करके उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। दुनिया पहले ही काफी कष्ट सह चुकी थी। लिलित अनजाने में वैम्पायर जाति के लिए समर्थन का एक स्तंभ बन गई और अन्य जातियां उससे डरती थीं और किसी भी कीमत पर इस पागल महिला को नाराज नहीं करना चाहती थीं। लूसी, जब लित के जन्म के समय स्थानापन्न रानी बनी, उसने अपनी माँ के पिछले सभी कार्यों को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी माँ केवल नाम की रानी थी और उसने वास्तव में उनके लिए कुछ भी नहीं किया। पिशाचों ने उसके डर से भूमिकाएं और कार्य अपना लिए और खुद को स्थिर कर लिया और किसी भी मामले पर उसकी राय नहीं मांगी। इस प्रकार 5 लाख वर्षों की अवधि में पिशाच हर चीज में आत्मनिर्भर हो गए। लिलित को एहसास हुआ कि वह रानी थी और इस तरह उसने 200 नौकरों को खड़ा किया और उन्हें अपने लिए सभी काम करने दिया।
नौकरों ने उसे निराश नहीं किया और उन्होंने उसके लिए नाइटिंगेल देश की उचित व्यवस्था की और एवनाइट शहर को सबसे अच्छे शहरों में से एक और रानी का घर भी बनाया। उन्होंने पिशाचों की किसी भी स्थिति को उन्नत नहीं किया और उन्हें वैसे ही रहने दिया क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था और उन्हें अपने मालिक को परेशान करने और उसे थोड़ा काम करने के लिए कहने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें उन्नत किया जा सके। उनकी स्थिति, उन्होंने ऐसी बातों की अधिक परवाह नहीं की और अपने स्वामी के रहने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था करने का कार्य किया। उनके पास राजस्व संग्रह और शाही खजाने के उपयोग पर भी अधिकार था। इस प्रकार उन्होंने एवनाइट शहर को अपने स्वामी और शाही महल के लिए सबसे अच्छी जगह बना दिया। रॉयल इंसिग्निया भी उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उसकी मंजूरी मांगी थी और चाहे उसे ये पसंद आए या नहीं, जैसा कि लिलित ने इसे मंजूरी दी थी, ये हर जगह प्रसारित हो गया और इस तरह एक प्रतीक चिन्ह बन गया जो सर्वोच्च अधिकार और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। किसी ने भी इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार लिलित द्वारा पहले के आधे कुलीन वर्ग और सभी ड्यूक कुलों को नष्ट करने के बाद केवल गिनती तक का पदानुक्रम ही बचा था। पदानुक्रम के निम्नतम स्तर पर केवल महान शूरवीर या डेम्स, महिला शूरवीर थे और उच्चतम स्तर पर केवल काउंट्स थे। बीच में बैरन और विस्काउंट थे। लूसी, जिसके पास सर्वोच्च अधिकार था, रानी के समान, भले ही वह स्थानापन्न थी, उसने थोड़ा काम करने और उसकी मां द्वारा किए गए छेदों को ठीक करने और उसे सभी के बीच अधिक लंबा और शक्तिशाली खड़ा करने का फैसला किया। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या वह बड़े संकट की स्थिति में पिशाच जाति की रक्षा करेगी और उसने बस निश्चित कहा जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। लिलित को लगा कि उसके बच्चे भी पिशाच हैं और उन्हें शायद अपनी ही जाति से जुड़े होने का थोड़ा बहुत एहसास होगा और अगर जाति खत्म हो गई तो वे अकेले हो जाएंगे। इस प्रकार उसने लापरवाही से लूसी से ये कहा जब उसने उससे ऐसा प्रश्न पूछा। अतः अब भोज के दो उद्देश्य थे। एक था एवियो परिवार के नए सदस्य का परिचय और दूसरा था कुलीन पदानुक्रम का सुधार। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क टू नॉट गेट बोर एवनाइट सिटी नाइटिंगेल शाही दरबार के निर्माण के बाद से किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए कभी भी अधिक आगंतुक नहीं आए। वह बहुत सुनसान था। सिंहासन कक्ष भी खाली था। लिलित ने वास्तव में वहां जाने की जहमत कभी नहीं उठाई और इसके निर्माण के बाद से वह केवल 2 बार सिंहासन पर बैठी। पहली बार उसने अपने 200 नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उन्होंने इतना अच्छा महल बनाकर अच्छा काम किया है और उन्हें चीजों का अच्छे से प्रबंधन करना होगा। दूसरी बार तब हुआ जब सभी काउंट्स ने वैम्पायर समाज की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट करने के लिए उनके साथ दर्शकों को बुलाने का अनुरोध किया। हालांकि लिलित को पिशाचों की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी उसने उनसे मिलना और उनकी बातें सुनना स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उनमें से आधे को नष्ट करने के बाद कभी भी कुलीन वर्ग में किसी से बात नहीं की थी। तो वह भी उत्सुक थी कि वे लोग क्या कर रहे थे। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे आत्मनिर्भर हो गए। इससे उसे थोड़ी खुशी हुई। उसे इन बेकार लोगों की देखभाल करने की जरूरत नहीं थी और वो अपने बच्चों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उस समय वो गर्भवती थी। यह मुलाकात ठीक 1000 साल पहले हुई थी। वैम्पायर क्वीन ने स्वयं को 5 लाख वर्षों के बाद ही प्रकट किया। नए काउंट्स ने अपने दर्शकों से अनुरोध करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वे नए थे और वे वास्तव में उसके आतंक के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने उसके बारे में कहानियां सुनी, लेकिन उन्होंने इसका अनुभव नहीं किया, इसलिए वे अज्ञानी थे। इस प्रकार उन्होंने अनुरोध किया और उसने स्वीकार कर लिया। लूसी उन विभिन्न चीजों के बारे में फाइलों और कागजात को देख रही थी जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक था और भोज के दौरान उसे क्या करना था। उसी समय लिलित आया और लूसी के पास खड़ा हो गया और देखने लगा कि वह क्या कर रही है।
वो मुस्कुराई और बोली, प्रिया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये काम करना माँ का काम था, तुम्हें इन सब के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, आपने इन सभी वर्षों में कड़ी मेहनत की है और हमें बहुत मेहनत से बड़ा किया है। यह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम शाही परिवार हैं और वैम्पायर की भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि माँ, आप पिशाचों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शाही परिवार के रूप में अपना काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऊब जाएंगे। हमारा जीवन काल लंबा होता है और काम करने से वास्तव में समय गुजारने में मदद मिलती है। हे, लूसी ने हंसते हुए कहा। अपनी बेटी की अपने प्रति देखभाल की बात सुनकर लिलित शुरू में थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन बाद में वह भी उसके साथ हंसने लगी। उनकी बेटी सही थी, जीवन के इन लंबे वर्षों में करने के लिए कुछ न होना उन्हें केवल मौत की ओर ले जाएगा। यदि लूसी को स्थानापन्न रानी बनना पसंद है, तो ऐसा ही होगा। लिलित ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, प्रिया। माँ तुम्हें वह करने से नहीं रोकेंगी जो तुम्हें पसंद है, और यदि तुम नहीं करना चाहते तो तुम कभी भी छोड़ सकते हो। माँ हमेशा आपका समर्थन करेगी। फिर वह आगे झुकी और अपनी बेटी के माथे पर एक गर्म चुंबन दिया। हाँ माँ, मैं करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार है, लूसी ने कहा और लिलित को उसके गालों पर एक चुंबन दिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया, लिलित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लिलित फिर चला गया और रानी के क्वार्टर में, उसके शयन कक्ष में पहुंचा। उसने लित की ओर देखा जो एक बच्चे की तरह सो रही थी। उसने खुद को नंगा किया और उसके बगल में लेट गई। नींद में लित फिर से गर्मी महसूस कर रहा था। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ और मुंह हिलाया, अपनी माँ के स्तन की तलाश में। लिलित हर बार उसकी हरकतों को देखकर हंसती थी, फिर वो अपना उल्लू पकड़कर उसके मुंह के सामने ले आती थी। लित नींद में ही उससे दूध चूसने लगा। ये तो रोजमर्रा की बात थी। हर दिन कुछ घंटों के लिए, जब लित सो जाता था तो वो बिस्तर से उठ जाती थी और अपनी बेटी की जांच करती थी। भले ही उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है, फिर भी उसे उसकी देखभाल करनी थी और लूसी को भी अपना समय और ध्यान देना था, वरना उसे अकेलापन महसूस होगा। लिलित ने यही सोचा था। उनकी सोच थोड़ी हटकर थी, लेकिन इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी माँ थी। लूसी ने कभी भी अकेले होने के बारे में नहीं सोचा था और उसने जानबूझकर अपनी माँ को अपने छोटे भाई के पास छोड़ दिया ताकि वो उसके साथ अधिक समय बिता सके। उसने सोचा कि पिछले 500 वर्षों में उसे पर्याप्त समय और ध्यान मिला है और अब उसके नवजात भाई की बारी है कि वो उसे अपने पास रखे। फिर भी, जब उसकी माँ प्रतिदिन रात में उससे मिलने आती थी, तब भी उसके दिल में गर्माहट महसूस होती थी। उसने उससे रोज रोज उसके पास आना बंद करने और अपने छोटे भाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके इस विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने खुद को यह नहीं बताया कि क्यों और लूसी आगे नहीं जानना चाहती थी, इसलिए उसने उसे अपनी इच्छानुसार करने के लिए छोड़ दिया। भोज में अब केवल एक सप्ताह ही शेष रह गया था। क्वींस डिस्ट्रिक्ट, एवनाइट सिटी। आमतौर पर विरल आबादी वाला ये जिला अब घनी आबादी वाला था और गतिविधियों से भरपूर था। यहाँ कई रईस मौजूद थे, हालांकि वे तारीखें जिन पर उन्हें जिले में मुफ्त प्रवेश दिया जा सकता था, अभी तक नहीं थीं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने नीलम के सिक्के खर्च किए और शहर में रहने का फैसला किया। रईस अमीर थे और ऐसे अवसरों पर कुछ नीलम सिक्के खर्च करना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वहाँ विभिन्न पदानुक्रमों के कई कुल मौजूद थे। निस्संदेह सबसे निचला प्राणी शूरवीर या डेम है।
उन सभी को यहाँ क्वींस डिस्ट्रिक्ट में लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और इसे वैम्पायर महाद्वीप में हर जगह स्ट्रीम नहीं किया गया क्योंकि यह एक गोपनीय जानकारी थी। प्रवेश करने से पहले लोगों को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता था जो राजा रैंक के एक जादूगर द्वारा बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें शाही परिवार के नए सदस्य के बारे में जानकारी लीक नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसकी सूचना सीधे रानी को दी जाएगी। उन सभी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि उन्हें पुराने पिशाचों की तरह अपनी रानी के आतंक का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे कम आंकने या उसके शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। वे अपनी रानी को अपमानित करने के अलावा कुछ भी करेंगे। वो उनकी नेता थी और उनकी जाति की रक्षक भी थी। वो इतनी ताकतवर भी थी कि अगर चाहे तो पूरी जाति को आसानी से नष्ट कर सकती थी और उनके कुल भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। पहले के ड्यूक घर नष्ट हो गए थे और यह उसकी शक्ति का सबसे अच्छा सबूत था क्योंकि अब तक कोई ड्यूक नहीं थे। ये भी तथ्य था कि अनुबंध को तोड़ने के लिए किसी को समान रैंक की चुड़ैल के पास जाना होगा और किंग रैंक चुड़ैल की कीमत कोई मजाक नहीं थी। एक पूरा बैरन परिवार दिवालिया हो जाएगा यदि उन्होंने किंग रैंक चुड़ैल की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि काउंट्स और विस्काउंट्स के लिए भी यह महंगा था। वे इतनी मूर्खतापूर्ण किसी चीज के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। अनुबंध तोड़ने की तुलना में अनुबंध खरीदना सस्ता था। एक विस्काउंट कबीला सम्राट रैंक की चुड़ैलों से किए गए कई अनुबंधों को खरीदने का जोखिम उठा सकता था। एक काउंट कबीला चुड़ैलों की रानी मां का भी अनुबंध खरीद सकता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। कुछ दिन पहले चुड़ैलों का आतंक, ग्रीनविले शहर, राफल्जिया देश। एक बड़े नुकीले टॉवर के अंदर, जो आसमान तक पहुंचता हुआ प्रतीत होता था, मध्य स्तर पर कई चुड़ैलें कुछ काउंटरों के सामने कतार में खड़ी थीं। ये काउंटर वे स्थान थे जहां चुड़ैलों ने अपने कमीशन के बारे में रिपोर्ट की, स्वीकार की, पूरी की या शिकायत दर्ज की। चुड़ैलों के मुख्यालय में कई स्तर थे और उच्च स्तरों तक पहुंच पाने के लिए किसी के पास संबंधित उच्च रैंक की आवश्यकता होती थी। मध्य स्तरों में सेंट रैंक से लेकर आधे राजा तक की चुड़ैलों से निपटा गया। एक नौकरानी ने सेंट रैंक चुड़ैल के माध्यम से चुड़ैल मुख्यालय को एक कमीशन पत्र भेजा। उसने इस चुड़ैल देश में मुख्यालय की तलाश में राफल्जिया को टेलीपोर्ट किया था, लेकिन उसे जल्द ही एक सभ्य चुड़ैल मिल गई और उसने मुख्यालय को कमीशन पत्र भेजने के लिए अपने पैसे सौंप दिए। चुड़ैल ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि काम आसान था और वेतन अच्छा था। इसके अलावा ये जहां वह थी उसके बहुत करीब था। वो एक संत पद की थी और इस प्रकार उसने पत्र को मध्य मंजिल के काउंटरों पर भेज दिया। काउंटरों के पीछे चुड़ैलें थीं जिनका डेस्क जॉब था। वे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से डेटाबेस में कमीशन के बारे में चीजों को पंजीकृत और अपडेट करेंगे। यदि उनके पास कोई होता तो वे उन्हें इस स्थान से कमीशन स्क्रॉल भी सौंपते। सेंट रैंक चुड़ैल ने ये कहते हुए पत्र सौंपा कि यह किंग रैंक चुड़ैल के लिए था जो उसे सड़क पर किसी ने दिया था और चली गई। उसने यह नहीं बताया कि किसने या क्यों, क्योंकि उसे केवल पत्र भेजना था। काउंटर के पीछे की महिला ने पत्र खोला और उसे इव्यो परिवार का प्रतीक चिन्ह मिला। वो थोड़ा घबरा गई क्योंकि यह उसके स्तर से निपटने के लिए नहीं था। ये पिशाचों का शाही परिवार था, वे लोग जिनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। वो तुरंत उठी और काउंटर के बाहर चली गई और फर्श पर उसके अंत तक दौड़ी। वहां कई सुनहरे पाइप थे जिनमें एक बड़ा छेद था और जो न जाने कहां से जुड़े हुए थे। फिर वह केवल आपातकालीन स्थिति बताते हुए एक पाइप के सामने आई और अपना पहचान पत्र स्कैन किया और पत्र अंदर भेज दिया। पत्र टावर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और जैसे ही वह पहुंचा, घंटियां बजने लगीं और फर्श पर मौजूद लोगों ने अलार्म सुना। वे भाग गए क्योंकि उन्हें पता था कि यह एक आपातकालीन स्थिति थी।
यदि ऐसा नहीं होता तो वे उस चुड़ैल को दंडित करते जिसने ऐसा मजाक किया था। उच्चतम स्तर की चुड़ैलें उस समय घबरा गईं जब उन्होंने पत्र खोला और एवियो परिवार से एक कमीशन देखा। उन्होंने तुरंत एक अन्य आपातकालीन पाइप के माध्यम से एवियो परिवार के कमीशन के प्रभारी हेकेट को कमीशन भेजा। घंटियों की आवाज सुनाई दी और हेकेट जो अपनी मेज पर बैठी थी, उसे एक पत्र मिला। हेकेट ने तब पत्र खोला और थोड़ा भ्रमित हो गई। महामहिम ने मुझे ये कमीशन क्यों नहीं दिया और इसके बजाय चुड़ैल मुख्यालय को एक पत्र क्यों भेजा? उसने सोचा, फिर भी उसने आगे कोई प्रयास नहीं किया। ऐसे पावरहाउस के मामलों में दखल देना उनका काम नहीं था। हेकेट ने अन्य रानी चुड़ैलों और रानी माँ को एक पत्र भेजा और उन्हें भी आपातकालीन माध्यम से यह प्राप्त हुआ। यह उनसे इस पर हस्ताक्षर करने और मोहर लगाने के लिए कहने के बारे में था। वे नहीं जानते थे कि हेकाटे इस तरह की बात क्यों पूछ रहा था, लेकिन एवियो परिवार के प्रतीक चिन्ह को देखते हुए उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और वही किया जो उन्हें बताया गया था। यहाँ तक कि रानी माँ फ्लोरेंजा रेन भी कोई अपवाद नहीं थी। हेकेट को अपना पत्र लगभग तुरंत ही मुहर लगी और हस्ताक्षरित वापस मिल गया। फिर उसने इसे राजा रंक के स्वागत समारोह में भेज दिया। डिंग! एक महिला काउंटर के पीछे बैठी थी और उसने अचानक अपने कंप्यूटर में एक अधिसूचना घंटी बजने की आवाज सुनी। उसने मेल खोला और चिल्लाया, पवित्र बकवास, ब्रेंडा देखो देखो। यह क्या है? चिल्लाना बंद करो, ब्रेंडा नाम की चुड़ैल ने थोड़ा नाराज होकर कहा। उसने देखा कि उसकी सहेली स्क्रीन पर क्या इशारा कर रही थी और वो बहुत भयभीत हो गई। वाह, क्या यह असली के लिए है? आईक्यार, ये बहुत बड़ी खबर है। हमें इसे अपनी सभी बहनों तक फैलाना होगा, ऐसा न हो कि वे खुद पर और हम पर विपत्ति लाएं। आप ठीक कह रहे हैं, आइए सभी को सूचित करें। ब्रेंडा नाम की चुड़ैल के साथ चुड़ैल ने तुरंत अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। क्लिक करें, कुंजी दबाने की आवाज सुनाई दी। हो गया। ओह, ये बहुत थका देने वाला था। हाँ, मुझे पता है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं भी। दोनों चुड़ैलें आपस में बात कर रही थीं। डिंग! कंप्यूटर स्क्रीन पर एक सूचना सुनाई दी। कंप्यूटर के पीछे की महिला ने मेल खोला और वास्तव में क्या? डिंग! एक अन्य कंप्यूटर पर एक अधिसूचना सुनाई दी। बकवास, बहन, इसे देखो। इसी तरह की चीजें हर जगह हो रही थीं। चुड़ैलें हंगामा कर रही थीं। ओह, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक चुड़ैल चिल्लाई, यह क्या है लिंसी? मुझे अभी एक ईमेल मिला है जिसमें कहा गया है कि हमें कमीशन स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ तो, इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? इस पर सभी रानी चुड़ैलों और महामहिम रानी माँ ने स्वयं हस्ताक्षर और मुहर लगाई है। क्या? आईक्यार, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। देखो, यहाँ। चुड़ैल ने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई और कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पत्र दिखा जिसमें लिखा था, प्रिय बहनों, कृपया इस वसीयत को तोड़ने तक किसी भी महान पिशाच से राजा रंक और उससे ऊपर के अनुबंध को तोड़ने के संबंध में कोई कमीशन स्वीकार या अनुशंसा न करें। निर्णय पुनर्जन्म के बिना मौत की सजा होगी। भवदिया, चुड़ैल रानी, हेकेटी, अन्य रानी चुड़ैलों और रानी माँ फ्लोरेनिया रेन के पत्र टिकटों और संकेतों के नीचे, पवित्र मोली। वास्तव में पुनर्जन्म के बिना मौत की सजा। चुड़ैल ऐसे चिल्लाई जैसे कि कोई कल ही न हो। केवल वही नहीं, ये हर जगह और हर जगह हो रहा था जहां एक चुड़ैल मौजूद थी। उन सभी को मुख्यालय से अपने संचार उपकरणों पर एक सूचना मिली थी। वे बहुत हैरान और भयभीत थे। उन्हें अपने जीवन में पहले कभी इतना बड़ा झटका नहीं लगा था। क्या किसी भी अपराध के लिए उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती, जिससे उनकी सजा कम हो जाती, लेकिन इससे उन्हें खुद को बचाने का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा
वे पुनर्जन्म भी नहीं लेंगे और इस पर हर चुड़ैल रानी और यहाँ तक कि चुड़ैलों की रानी माँ ने भी मुहर लगाई और हस्ताक्षर किए थे। वे समझ गए थे कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने खुद से कसम खाई थी कि वे कभी कुछ नहीं करेंगे, इतना मूर्ख कि भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया हो। आपने सही सुना, बेला। अगर हम चुड़ैलें कोई भी अपराध करें तो हमारी सजा कम हो सकती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने ऐसा देखा है मेरे जीवन में ऐसा दृश्य। मैं भी। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि कोई भी इतना लालची या मूर्ख न हो जो ऐसा करे। मुझे भी ऐसी ही आशा है। इस सारी घबराहट का कारण ये था कि लूसी भूल गई थी कि उनके परिवार में एक रानी चुड़ैल, हेकेटी थी, जो उनकी सेवा करती थी और उसने किंग रैंक की एक नौकरानी से एवियो परिवार की ओर से चुड़ैलों को किंग रैंक के अनुबंध खरीदने के बारे में एक कमीशन पत्र भेजने के लिए कहा। उसे बाद में हेकेट से अनुबंध मिला, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से चुड़ैलों के बीच थोड़ी अराजकता पैदा कर दी है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क TOS साइट मैप दान करें। रॉयल बैंक्वेट रानी के जिले के सभी लोग छोटे बच्चों की तरह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो किसी क्षेत्र की यात्रा पर जाने वाले थे। वे भोज शुरू होने का इंतजार नहीं कर सके। वे इतने उत्साहित थे, इसका कारण ये था कि वे अंततः अपनी रानी को देख सकते थे। उन्होंने रानी का चेहरा नहीं देखा था और वे केवल उसके आतंक के बारे में जानते थे। ये पहली बार था कि वे उसे देख सके। वे उसका चेहरा देखने के लिए मरे जा रहे थे। वे नए सदस्य के बारे में भी जानना चाहते थे, लेकिन सबसे बढ़कर वे उसका चेहरा देखना चाहते थे। रानी के पूरे जिले पर कब्जा कर लिया गया। सभी होटल किराए पर दिए गए थे। कुछ लोग जो सभी होटल भरे होने के कारण अंदर नहीं जा सके। लोग सड़कों पर नहीं रह सकते का नियम अभी भी लागू है। इस प्रकार कुछ रईसों को एवनाइट शहर के कुलीन जिले में इंतजार करना पड़ा या एवनाइट शहर के सिटी सेंटर में होटलों में चेक इन करना पड़ा। उनके हृदय को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे लगातार नोच रहा हो। अपनी रानी को देखने की इच्छा इतनी अधिक थी कि वे सहन नहीं कर सके। उन्होंने फिर भी किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखा। जल्द ही उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। भोज का दिन आ गया। जैसे ही चांदी के चांद पर चमकीली लालिमा बिखरने लगी, लोग हिलने लगे। कुलीन जिले और शहर के केंद्र में मौजूद लोगों ने तुरंत अपने होटल छोड़ दिए और रानी के जिले की ओर दौड़ पड़े। शाही महल में जिन्हें निमंत्रित किया गया था वे भी चलने लगे। वे काउंट कबीले और कुछ विस्काउंट कबीले थे जिन्होंने पिशाच समाज में महान योगदान दिया, और आधे सम्राट रैंक वाले विस्काउंट कबीले भी थे। ड्रैकुला कबीले की गाड़ी के अंदर, पिताजी, रानी कैसी दिखती है? एक युवा लड़के ने, लित की उम्र के बराबर, एक अच्छा टक्सीडो पहने हुए, जिसके काले बाल और काली आंखें थीं, पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उसी काले बाल और काली आंखों वाले एक हटे कट्टे आदमी ने कहा। उन्होंने भी एक बढ़िया टक्सीडो पहना हुआ था, टीस्क, सभी रहस्यमय होना। लड़के ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाई। प्रिय, अपने आप से व्यवहार करो। यह अब हमारा क्षेत्र नहीं है जहां आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हम रानी के क्षेत्र में हैं और एक भी गलती से हमारे परिवार का सफाया हो सकता है। एक परिपक्व दिखने वाली महिला, जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी, ने कहा। उन्होंने एक खूबसूरत काले रंग का स्ट्रेपलेस गाउन पहना हुआ था, जिसमें उनका कॉलर दिख रहा था। उनके गाउन में थोड़ा सा स्लिट था और उनकी खूबसूरत लंबी टांगें दिख रही थीं। मुझे पता है, माँ, आप मुझे ये पहले ही सैकड़ों बार बता चुके हैं। लड़के ने कहा, फिर भी थोड़ा नाराज हूँ। तीनों लोग अब और नहीं बोले। वे तब तक चुप रहे जब तक उनकी गाड़ी राजपरिवार के राजसी अंधेरे महल तक नहीं पहुँच गई। बहुत खूब, यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
हमारे महल की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती। लड़के ने कहा जब उसने शाही महल देखा, अंदर तो और भी बेहतर है। महिला ने कहा, उनकी गाड़ी एक ऊंचे काले धातु के गेट के सामने रुकी। तीनों लोग बाहर निकल गए। आपका स्वागत है, प्रिय अतिथियों। कृपया इस तरफ से। एक बटलर ने अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखकर उन्हें हल्के से प्रणाम किया और महल के अंदर चलने लगा। लड़के ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। अंदर का हिस्सा वास्तव में बहुत बेहतर दिख रहा था। वे केवल एक आम गलियारे से गुजर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत मखमली लाल कालीन बिछा हुआ था। दीवारें अंधेरी थीं और छत गुंबद के आकार की थी और उस पर कई नक्काशी की गई थी। लंबे गलियारे की दीवारों पर कई पेंटिंग लगी हुई थीं। वह घूमने और पेंटिंग देखने ही वाला था कि बटलर ने कहा, प्रिय मेहमानों, जब तक हम बॉलरूम तक नहीं पहुंच जाते, कृपया इधर उधर घूमने से बचें। यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। बटलर की बात सुनकर महिला ने तुरंत लड़के का हाथ पकड़ लिया। लड़का भी न हिला, न शिकायत की और चुपचाप उनके साथ चल दिया। हालांकि वह चारों ओर देखना बहुत चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सबसे मजबूत समझे जाने वाले महल में स्वतंत्र तरीके से अभिनय करना एक अच्छा विचार नहीं था और उसने रोक दिया। महिला आश्चर्यचकित होकर अपने लड़के को देख रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन अगर वह संयमित है तो अच्छी बात है। वे जल्द ही बॉलरूम में पहुंचे। बॉलरूम बहुत बड़ा था। इसकी छत पर कई क्रिस्टल झूमर लटके हुए थे। एक तरफ बुफे के रूप में खाना मौजूद था। हॉल के केंद्र के चारों ओर कई मेजें और कुर्सियां थीं। हॉल का मध्य भाग खाली था। तीनों लोगों को जल्द ही एक मेज पर ले जाया गया जिसमें 3 सीटें थीं और उस पर एक धातु की नेमप्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, कबीले ड्रैकुला। हर मेज पर समान नेमप्लेट थी और कुछ मेजों पर 3 कुर्सियां थीं, जबकि कुछ में 4 कुर्सियां थीं। 4 से अधिक कुर्सियां नहीं थीं। इसका मतलब ये था कि प्रति कबीले केवल 4 लोगों को रॉयल कैसल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया था या अनुमति दी गई थी। प्रिय अतिथियों, कृपया बैठें। शीघ्र ही आपको जलपान उपलब्ध कराया जाएगा। आप बॉलरूम, बाहर आंगन और बॉलरूम की छत पर घूम सकते हैं। यदि आप तरोताजा होना चाहते हैं तो कृपया उस गलियारे की ओर जाएं और आप महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध बाथरूम में पहुंच जाएंगे। बटलर ने तटस्थ स्वर में कहा और थोड़ा झुककर चला गया। ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई सम्मान या अपमान किया हो और ऐसा महसूस हुआ कि वे केवल एक मार्गदर्शक के रूप में अपना काम कर रहे थे। धनुष को भी ऐसा लगा जैसे इसे केवल अधिक औपचारिक होने के लिए किया जाना था और इसमें कोई सम्मान नहीं था। ड्रैकुला को इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बटलर आधा सम्राट रैंक का था। वास्तव में उनके पास उनके प्रति इतना सम्मान दिखाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनका पद बहुत ऊंचा था और ऊपर से वो रानी के प्रत्यक्ष सेवक थे, उनके नहीं। उन पर ठंडा पसीना था। रानी के पास ऐसे उच्च पद के लोग नौकर थे। यदि उनसे उसे किसी प्रकार की परेशानी होती तो वो उन्हें लगभग तुरंत ही बदलने की क्षमता रखती थी। डेनिस, किसी भी तरह से परेशानी पैदा मत करो। वो बटलर स्वयं आधा सम्राट पद का व्यक्ति था। महारानी के पास ऐसे और भी उच्च पद के सेवक हो सकते हैं। अगर हम यहाँ कुछ भी गलत करते हैं तो वो चाहे तो तुरंत हमारी जगह ले सकती है। डेनिस नाम का लड़का ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। उसने थोड़ी देर पहले अपने व्यवहार के बारे में सोचा और डर से कांप उठा। शुक्र है, उसने कुछ भी ज्यादती नहीं की और हल्की चेतावनी देकर निकल गया। लड़का जानता था कि उनकी जादुई रैंक बढ़ाना कितना कठिन था। आधा सम्राट कोई मजाक नहीं था। उसने मन में सोचा कि इसे अवश्य रोकना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा, उसने घबराते हुए कहा। अच्छा हुआ आप समझ गए। महिला फिर कुछ नहीं बोली। जल्द ही अन्य कुल आ गए।
कुछ विस्काउंट कुलों के साथ सभी काउंट कबीले उपस्थित थे। क्लैन क्रिम्सन, क्लैन वायलेट, क्लैन वेरांज, क्लैन एडलस्टीन और क्लैन ड्रैकुला एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे और एक दूसरे को देख भी सकते थे। उन्होंने बस एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया और ज्यादा अभिवादन भी नहीं किया। वे सभी बहुत घबराए हुए थे। विस्काउंट कबीले तो और भी अधिक थे। यहाँ तक कि काउंट्स ने भी ज्यादा हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की, तो वे ऐसा क्यों करेंगे? जल्द ही बॉलरूम में रोशनी थोड़ी कम हो गई। जल्द ही उन्हें एक चिल्लाहट सुनाई दी, महामहिम, महारानी आ गई हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और बॉलरूम के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और उनके शरीर बहुत अकड़ गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने एक बार रानी को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी दबंग आभा और आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। वे जानते थे कि वो निश्चित रूप से एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। एक महिला लाल रंग की स्ट्रेपलेस रेशमी पोशाक पहने हुए थी, जो नीचे से बहुत परतदार थी और ऊपर से पतली थी। लाल मुकुट पहने हुए थी और एक परिष्कृत और नाजुक दिखने वाला काला राजदंड पकड़े हुए थी। शाही भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। रॉयल बैंक्वेट 2। बॉलरूम में मौजूद लोगों ने उस आकृति को देखा जो गलियारे से बॉलरूम की ओर सुरुचिपूर्ण ढंग से चल रही थी। इस आकृति में एक घंटे के चश्मे जैसी आकृति थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था, भले ही उसने नीचे एक परतदार पोशाक पहनी हुई थी। उसके पतले ऊपरी कपड़े ने सब कुछ बयां कर दिया। उसका सुडौल फिगर वास्तव में छिप नहीं सकता था। कमरे में मौजूद हर आदमी केवल आकृति को देखकर लार टपका रहा होगा या ऐसी सुंदरता को देखकर थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रहा होगा, लेकिन अभी हर कोई बहुत कठोर और तनावग्रस्त था और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वो आकृति जिसकी त्वचा पीली थी, लाल गुलाबी होंठ, नीलम के बेहतरीन टुकड़े की तरह बैंगनी आंखें, लंबे रेशमी और चिकने चांदी के बाल जो एक जोड़े में बंधे थे, जिससे सुंदर गर्दन दिखाई दे रही थी, वो दुनिया की किसी भी चीज से अधिक भयानक थी। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन पर बहुत सारा बोझ लाद दिया गया हो और उन्हें किसी भी समय कुचलकर मांस का पेस्ट बना दिया जाएगा। उस व्यक्ति को देखकर ही उन्हें दिल से डर लगने लगा। कई लोगों ने तो उसकी ओर देखा तक नहीं और डर के मारे अपनी आंखें झुका लीं। डेनिस को भी गहरा डर महसूस हुआ। अब उसे इस नरककूंड में आने पर थोड़ा पछतावा हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई भेड़ स्वेच्छा से भेड़िए की मांद में कूद रही हो। अब उसे वो सब कुछ समझ आ गया जो उसके माता पिता ने उससे कहा था। शुक्र है कि शुरुआत में उन्हें थोड़ी समझ आ गई और उन्होंने खुद को रोक लिया। पिशाचों को स्वाभाविक रूप से ऐसा डर महसूस होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रानी ने जानबूझकर अपनी पौराणिक रैंक की आभा जारी की थी। यह उन्हें अपनी जगह जानने और मूर्खतापूर्ण व्यवहार न करने की थोड़ी सी चेतावनी देने के लिए था। पिछली बार जब वह रानी बनने के बाद पिशाच सरदारों से मिली तो उसने ऐसा नहीं किया और उनमें से कुछ मूर्खों ने उसे कामुक दृष्टि से देखा और कुछ ने उच्च और शक्तिशाली व्यवहार भी किया और सीधे उसके शासन का विरोध किया। जाहिर तौर पर उन्हें सबक मिल गया। इस बार उसने पिशाच रईसों को बस थोड़ी सी चेतावनी दी और उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा जो भी बेवकूफ़ी की, वो निश्चित रूप से पूरी दौड़ को खत्म नहीं होने देगी। लिलित शान से एक ऊंचे मंच पर चली गई जो सभी मेजों और कुर्सियों के सामने मौजूद था। मंच के सामने खाली गोलाकार जगह थी। उसके चारों ओर गोलाकार तरीके से मेजें और कुर्सियां लगी हुई थीं। बुफे हॉल के अंत में 2 कोनों पर था। लिलित चला गया और मंच के बीच में एक बड़े सिंहासन पर सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठ गया। उसके सिंहासन के दोनों ओर 2 छोटे सिंहासन थे। वह सीधी बैठ गई और हाथ में एक राजदंड पकड़ लिया और पिशाचों की ओर ऐसे देखा जैसे वह चींटियों को देख रही हो।
सरदारों ने उसकी चाल और सिंहासन पर बैठते हुए देखा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद काउंट्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को संभाला और एक एक करके कहा, अभिवादन महामहिम। काउंट ड्रैकुला ने उसकी छाती पर हाथ रखा, झुककर सम्मान में कहा, लेकिन ज्यादातर डर और घबराहट के साथ। वो एक अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए उनका डर और घबराहट नहीं दिखाई गई और केवल उनका सम्मान ही दिखाई दिया। अन्य लोगों ने भी अभिवादन करना शुरू कर दिया और कमोबेश वही भावनाएं थीं। उन पर महसूस किए गए भयानक दबाव के कारण किसी के मन में जरा भी अशुद्ध विचार नहीं आए। अभिवादन, लिलित ने तटस्थ स्वर और दबंग स्वर में कहा। उनका सौम्य और मातृवत पक्ष कहीं देखने को नहीं मिलता। लोगों ने उसकी बात सुनकर फिर कुछ नहीं कहा। वे उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह नहीं बोली। वे भी बहुत बुरी तरह बैठना चाहते थे। रानी के दबाव के कारण उनके घुटनों ने लगभग जवाब दे दिया था, लेकिन उनकी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रानी ने उन्हें ऐसा नहीं बताया था। जल्द ही लिलित ने नीचे के लोगों से अपनी नजर हटा ली और हॉल के अंत में गलियारे की ओर देखा। जब उसने दो आकृतियों को दूर से गलियारे में आते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दोनों शख्सियतें हॉल के करीब चल रही थीं। नीचे के लोग सदमे में थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये भयावह आकृति वास्तव में उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेर रही थी। क्या हुआ? कहाँ गया अहंकारी और दबंग अहंकारी? यदि वे दबाव महसूस नहीं कर रहे होते तो उन्हें वास्तव में इस बात पर विश्वास होता कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक दयालु, मासूम और सौम्य महिला थी। महामहिम, राजकुमारी महामहिम राजकुमार के साथ आ गई है। एक परिचित चीख सुनाई दी। जल्द ही लगभग 20 साल की एक महिला को देखा जा सकता था। उसने गलियारे में चलते हुए एक युवा लड़के के साथ अपनी बाहों को बंद कर लिया था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो युवावस्था में प्रवेश करना शुरू कर रहा हो। महिला बहुत लंबी थी और लड़के की ऊंचाई महिला की कोहनी से केवल कुछ इंच ऊपर थी। लड़के ने लाल बो टाई के साथ बहुत अच्छा दिखने वाला काला टक्सीडो पहना हुआ था। महिला ने रानी जैसी ही पोशाक पहनी हुई थी, सिर्फ काले रंग की। दोनों आकृतियों में चांदी के बाल और बैंगनी आंखें थीं। महिला रानी की थोड़ी छोटी और युवा आकृति की तरह दिखती थी और लड़का रानी के नर शिशु संस्करण जैसा दिखता था। ये दोनों कौन हैं? इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी को परिचय की आवाज भी नहीं सुननी पड़ी। उन्हें देखते ही वे समझ गए कि ये अवश्य ही रानी के बच्चे हैं। दोनों आकृतियां ऊंचे मंच पर गईं। रानी उठ खड़ी हुई और मुस्कुराकर उनकी ओर देखने लगी। लूसी लिलित के सामने चली गई और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते माँ, और उसे हल्के से गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे के गालों को चूमा। इसके बाद लूसी लिलित के बाईं ओर जाकर खड़ी हो गई। लित अपनी माँ के पास गया और लिलित ने उसका हाथ बढ़ाया। उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नमस्ते माँ, और उसकी पीठ को चूम लिया। फिर वो उसके दाहिनी ओर खड़ा हो गया। लिलित वापस चली गई और अपना राजदंड पकड़े हुए अपने सिंहासन पर सीधी स्थिति में बैठ गई। लूसी और लित ने पीछा किया। आप बैठ सकते हैं, लिलित ने नीचे उन लोगों की ओर देखते हुए कहा जो अभी भी खड़े थे। लोग बैठ गए और चुपचाप राहत की सांस ली। आखिरकार वे बैठ सके। यह उन्हें बहुत आरामदायक और स्वर्गीय लगा। वे चाहते थे कि कभी उठकर अपने पैरों को आराम न दें। उन्हें अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रानी का दबाव कोई मजाक नहीं था। मेरी प्रजा, आज मैं आधिकारिक तौर पर आपका और दुनिया का परिचय कराता हूँ। वैम्पायर्स के शाही परिवार का एक नया सदस्य, क्लैन इवरे का नया सदस्य, मैं वैम्पायर क्वीन लिलित इवरे का बेटा, लित इवरे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। रॉयल बैंक्वेट 3। मेरी प्रजा, आज
मैं आधिकारिक तौर पर आपका और दुनिया का परिचय कराता हूँ। वैम्पायर्स के शाही परिवार के एक नए सदस्य, कबीले इवियो के नए सदस्य, मैं, रानी लिलिथ एवोर की बेटा, लिथ एवियो। लिलिथ ने सभी को सुनाने के लिए दबंग और रौबदार लहजे में कहा, जो न तो बहुत ऊंची थी और न ही बहुत धीमी। वो वास्तव में रानी की भूमिका नहीं निभाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने कम से कम एक बार रानी की तरह अभिनय करने पर जोर दिया। उससे कहा गया कि वो इसके बाद इसे छोड़ सकती है, जब तक निश्चित रूप से उसके पास एक और बच्चा नहीं था। लूसी ने पहले मजाक किया था कि किसने उसकी पोशाक खींची, उसकी पैंटी नीचे खींची और उसकी गांठ पर उस मजाक के लिए पिटाई की गई। रानी के जिले में लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी रईस लिलिथ के रूप से मंत्रमुग्ध थे। स्क्रीन के माध्यम से उसके दबंग रूप को देखकर उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। वे उसे देखकर ही बता सकते थे कि वो बहुत भयानक थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी कोमल मुस्कान नहीं देखी, क्योंकि दृश्य लूसी और लिथ के आगमन के लिए काट दिया गया था। उन्होंने रानी के बच्चों पर भी नजर डाली और ये देखकर हैरान रह गए कि वे बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे। दरअसल वे कुछ ज्यादा ही एक जैसे दिखते थे। ये रानी के विभिन्न संस्करणों की तरह था। रानी का छोटा सा भाषण सुनने के बाद आखिरकार उन्हें नए सदस्य की पहचान पता चल गई। पिशाच राजकुमार लिथ एवोर की पहचान। वे अपने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से राजकुमारी की पहचान के बारे में लंबे समय से जानते थे। उन्होंने उसे कभी कभी अखाड़ों में आते देखा था, इस प्रकार वे जानते थे। वे स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे और उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। आज से वैम्पायर राजकुमारी लूसी एवरे वैम्पायर समाज की भलाई का प्रबंधन करेगी। उसे मेरा समर्थन मिलेगा, लिलिथ ने फिर पहले जैसे स्वर में कहा। लूसी ने अपनी मां की ओर सिर हिलाया और खड़ी हो गई और लिलिथ की तरह दबंग स्वर में कहा, पुरानी पीढ़ी के पिशाच कुलों ने मेरी मां और उनकी रानी के अधिकार को चुनौती दी और उन्होंने सभी ड्यूक कुलों और आधे कुलीन कुलों का सफाया करके अपनी कीमत चुकाई। जिन रईसों ने लूसी का भाषण सुना वे भय से कांप उठे। लाइव स्ट्रीम देखने वाले ने भी देखा, क्या किसी कबीले ने मूर्खतापूर्वक रानी के अधिकार को फिर से चुनौती दी थी? वे कहाँ मिटने वाले हैं? उनके दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुलकर बात नहीं की और चुपचाप लूसी जो कह रही थी उसे सुनते रहे। पिशाच समाज ने तब से अपना सबक सीख लिया था और इस तरह मामला खत्म हो गया। पिशाच समाज अब उबर चुका है और पिशाचों की मौजूदा वंशानुक्रम को उन्नत करने का समय आ गया है। जैसे ही लूसी ने ऐसा कहा, रानी के जिले में सभी पिशाचों में हंगामा मच गया। बॉलरूम में मौजूद लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अंत में उनकी वर्षों की मेहनत को अब आखिरकार पहचान मिल रही थी और उन्हें अपने परिश्रम का फल मिल रहा था। वे बहुत उत्साहित थे। आज से सभी मौजूदा काउंट कुलों को ड्यूक स्थिति में पदोन्नत कर दिया गया है। महामहिम लंबे समय तक जीवित रहें। राजकुमार, महारानी, महारानी की जय हो। बॉलरूम में कोई अपना उत्साह रोक नहीं सका और बोला। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। रानी के जिले में भी ऐसा ही हुआ। इस बॉलरूम में मौजूद विस्काउंट कुलों और आधे सम्राट रैंक वाले कुलों को काउंट स्थिति में पदोन्नत किया जाएगा। फिर से जय जयकार हुई। जिन बैरन कुलों ने समाज की अच्छी तरह से सेवा की है और राजा रैंक वाले कुलों को विस्काउंट्स में पदोन्नत किया जाएगा। जिन शूरवीरों और डेम्स ने समाज की अच्छी तरह से सेवा की है और जो हाफ किंग रैंक तक पहुंच गए हैं, उन्हें बैरन में पदोन्नत किया जाएगा। जो सामान्य लोग 500 वर्षों के भीतर संत पद तक पहुंच गए हैं, उन्हें शूरवीर और डेम बनाया जाएगा और मुझे आशा है कि आप समाज की अच्छी तरह से सेवा करेंगे। आज से जो भी वैम्पायर 500 वर्षों के भीतर सेंट रैंक तक पहुंचेगा, उसे नाइट या डेम में पदोन्नत किया जाएगा।
रानी के जिले में हर कोई हंगामा मचा रहा था, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे सभी अभी बहुत खुश थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले केवल रईस ही रईस बन सकते थे, लेकिन अब आम लोगों के पास भी मौका है। जाहिर है, ये उत्साहित जयकार दुकानों में काम करने वाले और लाइव स्ट्रीम देखने वाले आम लोगों की तरफ से आई थी, न कि खुद रईसों की तरफ से। रईस उत्साहित और खुश थे क्योंकि उन्हें पदोन्नत किया गया था। बॉलर रूम में भी शोर था। लूसी ने फिर कुछ नहीं कहा और अपनी सीट पर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग शांत हो गए और अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। लिलिथ उठ खड़ा हुआ और सबके पीछे पीछे लिथ और लूसी भी खड़े हो गए। उसने लिथ और लूसी की ओर देखा और फिर लोगों की ओर देखा और कहा, अब आप भोज का आनंद ले सकते हैं। फिर वह मंच के किनारे चली गई और एक गोल मेज के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई और अपने बच्चों को नीचे जाते हुए देखने लगी। उसने कुछ रेड वाइन पी और उन्हें देखा। लूसी ने अपनी बाहें लिथ की बाहों में बंद कर दी और पहले नृत्य के लिए नीचे चली गईं। इसके बाद लिथ का पहली बार अन्य लोगों के साथ मेल जोल शुरू होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क